इस समय हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस मींस कि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहला और सबसे अच्छा जो यूज़ है पीएन जंक्शन डायोड का वो ये है कि आप उसे एक रेक्टिफायर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसे एसी से डीसी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आपने बड़े अच्छे से देखा कि पीएन जंक्शन डायोड की मदद से जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं तो हम उसका यूज़ दो तरह से करते हैं। एक करते हैं जिसे हमने बोला हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक हमने तरह से यूज़ किया जिसको हमने बोला फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की तरीके से जब हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सबसे बेस्ट यूज़ होता है, सबसे अच्छा यूज़ होता है। पीएन जंक्शन डायोड के अब और आगे एप्लीकेशंस अगर हम देखने चलते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पीएन जंक्शन डायोड के कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लाइट के साथ जंक्शन बना के होते हैं। लाइट के साथ में मतलब ये कि अगर आप पीएन जंक्शन डायोड में लाइट डालते हैं तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और अगर आप उसको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो आप उससे लाइट बना सकते हैं, लाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड के कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि मैंने बोला लाइट के साथ भी आपको मिलेंगे, और लाइट के साथ उन एप्लीकेशंस में अभी हमने एक चीज़ बताई आपको कि अगर आप पीएन जंक्शन डायोड में लाइट डालते हैं तो उससे करंट आपको मिलती है, और अगर आप उसको करंट देते हैं तो वो लाइट आपको निकाल के देता है। इस तरीके की एप्लीकेशंस भी हम पीएन जंक्शन डायोड में करते हैं। और इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो लाइट को करंट में और करंट को लाइट में कन्वर्ट करती हैं, उन सारी डिवाइसेस का हम एक कॉमन नेम रखते हैं, और वो कॉमन नाम होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पीएन जंक्शन डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अगर हमने इसका लाइट के साथ यूज़ कर लिया कि लाइट को हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। अब लाइट के साथ जंक्शन करके पीएन जंक्शन डायोड के जो हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो 3 तरीके के एप्लीकेशंस आपके होते हैं। उन 3 एप्लीकेशंस में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो होगा जिसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करेगा? तो आंसर है फोटो डायोड, कहीं भी लाइट एनर्जी आ रही है तो ये फोटो डायोड उस लाइट एनर्जी को सेंस करेगा, उसका संसूचन करेगा, यानी कि लाइट का सेंस करता है, टू सेंस लाइट एनर्जी। कहीं से भी अगर प्रकाश आएगा तो वो डिवाइस उसको सेंस करके बताएगी कि लाइट आ रही है या लाइट नहीं आ रही है। ये काम होता है फोटो डायोड का, लाइट को सेंस करना। दूसरी हमारी जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उसका नाम होता है एलईडी। एलईडी का फुल नेम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है? ये इसका नाम है। L स्टैंड्स फॉर लाइट, E स्टैंड्स फॉर एमिटिंग और D स्टैंड्स फॉर डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका काम क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड का? देखो जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है, लाइट एमिटिंग डायोड मींस ये एक ऐसा डायोड है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करेगा। लाइट एमिट करेगा मतलब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आप इसको करंट देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टू कन्वर्ट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो एलईडी होता है। और ये सब आजकल आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं, फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उससे लाइट निकलती है और आपके कमरे में रोशनी होती है। तो दूसरी जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज एलईडी। थर्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसका नाम होता है सोलर सेल। सोलर सेल उसका नाम होता है, जिसे हम हिंदी में सौर सेल भी कहते हैं। सोलर सेल क्या करता है, और ये शायद आप भी जानते हैं कि उसको जब हम लाइट देते हैं तो वो करंट बनाती है। आप घर के छत में सोलर पैनल लगाते हैं, उसमें बहुत सारी सोलर सेल्स लगी रहती हैं, तो जब उनको लाइट मिलती है सनलाइट, उससे वो करंट बनाती हैं, आपके घर में रखी बैटरी को चार्ज करती हैं, आपके फैन चलाती हैं, टीवी चलाती हैं। तो ये सोलर सेल का काम होता है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों को रिवाइज करवा दूं कि पीएन जंक्शन डायोड के हम लोग इस समय अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस देख रहे हैं। उनमें एक जो सबसे बेस्ट यूज हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड का, दैट वाज रेक्टिफायर, दैट वी कैन यूज अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, मीन्स वी कैन कन्वर्ट AC into DC by using PN junction diode। अब AC को DC में हम बदल चुके, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर and many more things was there। Now we come to the next application of PN junction diode, जिसमें हमने देखा कि PN संधि डायोड के कुछ यूज ऐसे हैं जो हम लाइट के साथ करते हैं। मीन्स अगर आप PN जंक्शन डायोड को लाइट देते हैं तो वो करंट बनाता है, अगर आप उसको करंट देते हैं तो वो लाइट बना के आपको देता है। तो जब भी PN जंक्शन डायोड का कोई यूज लाइट के साथ में होगा, चाहे लाइट देने से करंट बनाए या करंट देने से लाइट बनाए, ऐसी हालत में ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हमारी होती हैं जो करंट और लाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम हम रखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे सिलेबस में 3 डिवाइसेस हैं, जिनमें से एक है फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा का संसूचन, लाइट है नहीं है ये सेंस करके आपको बताएगा। दूसरा LED है, इसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपके घरों में जो LED हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, लाइट बनती है उनसे। एक तीसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल। ये क्या करता है? टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आपको लाइट देनी है और ये विद्युत ऊर्जा निकाल के आपको देगा, बिजली बनाएगा। इससे आप अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, मैनी मोर थिंग्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, हम इनमें से जो आज हमें स्टडी करना है दैट इज फोटो डायोड। कि फोटो डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम इसकी कनेक्शन रखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसीलिए हेडिंग बनाई है फोटो डायोड की। ठीक है, तो फोटो डायोड का जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया ही कि फोटो डायोड क्या करेगा। फोटो डायोड प्रकाश को सेंस करेगा कि कहीं पर लाइट है या नहीं है। अगर लाइट होगी तो भी हमें बताएगा, प्रकाश नहीं होगा, डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा तो भी हमें बताएगा। देखिए वही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि फोटो डायोड यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों
यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल्स के संसूचन में प्रयोग की जाती है। संसूचन मतलब डिटेक्शन, पता लगाने में कि अगर लाइट के सिग्नल आए हैं तो ये उन लाइट के सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया करेगा। फोटोडायोड डिटेक्शन, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों, ऑप्टिकल सिग्नल्स, प्रकाश के जो सिग्नल होंगे उनको डिटेक्ट कर लिया करेगी। ये एक इस प्रकार की डिवाइस है। इसको हम कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको बताऊं, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन ही होती है ये एक, बेसिकली तो पीएन जंक्शन ही है, और इस पीएन जंक्शन को हमेशा कैसा यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसका मैंने एक छोटा सा फिगर यहां बना के रखा है। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन ही दिखा देता हूं कि कैसे होगी। देखिए ये एक पीएन जंक्शन है, यहां बीच में कहीं जंक्शन होगी, ये पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के दोनों तरफ पी क्षेत्र में भी और एन क्षेत्र में भी कुछ दूरी तक ऐसा पार्ट होता है, कुछ दूरी तक ऐसे रीजन होता है जहां पर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता, जहां पर कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता। अगर बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता और तो यहां पर क्या बन जाती है, ये एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जिसे आप हिंदी में अवक्षय परत कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि अवक्षय परत में एन क्षेत्र वाला जो सिरा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल, और पी क्षेत्र वाला सिरा जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर रहता है। ये आप सबको मालूम है। ये उस समय ही हो जाता है जैसे ही जंक्शन बनती है, जैसे ही आप जंक्शन बनाते हैं सेम उसी टाइम पर इतनी चीजें तो उसमें आ जाती है। हम पहले भी स्टडी कर चुके कि एन क्षेत्र का जो ये सिरा होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल और पी क्षेत्र का सिरा नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा, और इस तरह से प्लस टू माइनस यानी कि एन से पी की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी उसमें उत्पन्न हो जाता है, ई आई। अगर सिलिकॉन है तो ये 0.7 वोल्ट पर मीटर होता है, जर्मेनियम है तो ये 0.2 वोल्ट पर मीटर रहता है। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो ये हमारी बीच में क्या है, जंक्शन। जंक्शन के इधर और इधर जितनी दूर तक कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है वो डिप्लेशन लेयर होती है। डिप्लेशन लेयर में आप याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता, ना तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ना ही तो वहां पर कोई होल होगा। तो वहां पर क्या होगा, तो आंसर है वहां पर वो एटम होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन अभी सिर्फ किसका काम कर रहे हैं, वैलेंसी का काम कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन होल से अभी फ्री नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? फिर से, डिप्लेशन लेयर में क्या नहीं होंगे, आंसर है डिप्लेशन लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे मींस ना तो डिप्लेशन लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ना ही डिप्लेशन लेयर में होल्स होंगे, कोटर होंगे। तो फिर डिप्लेशन लेयर में कौन होगा, आंसर है डिप्लेशन लेयर में अभी भी वो वाले एटम्स हैं वो वाले एटम्स हैं जिनसे अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, यानी कि उदासीन परमाणु वहां पर उपस्थित हैं। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? अब बताइए। अच्छा, आप, मैंने तो बता दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अभी आप बताइए डिप्लेशन लेयर में क्या नहीं है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, आंसर है पी रीजन में होल्स और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स। कुल मिला के डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर डिप्लेशन लेयर में क्या है, आंसर है डिप्लेशन लेयर में वो वाले एटम्स हैं जिनसे अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, यानी कि ऐसे एटम्स हैं जिनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अभी सिर्फ काहे का काम कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान रहेगी आपको। ओके, ये डिप्लेशन लेयर, एन क्षेत्र का सिरा पॉजिटिव, पी क्षेत्र का सिरा नेगेटिव पोटेंशियल पर हुआ है। और फोटो डायोड में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया,
कि हम जो पीएन जंक्शन होती है उसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस यूज करते हैं। तो क्या आपको याद है कि पीएन जंक्शन डायोड को किस तरह का कनेक्शन देने से वो रिवर्स बायस में आ जाएगी? तो आंसर है पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन क्षेत्र को बैटरी के, तो देखो जो ये एन क्षेत्र है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो ये पी क्षेत्र है इसे हमने एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, देखिए, ठीक है, ये बैटरी हमने लगाई जिसमें पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमने इस पीएन जंक्शन को किस बायस में कर दिया? रिवर्स बायस में कर दिया। कौन सा अभिनत रख दिया? उत्क्रम अभिनत में हम इसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज करते हैं उत्क्रम अभिनत में? जस्ट अभी हम उस पर आते हैं। और देखिए यहां पर लाइट को सेंस करेगा, तो जब लाइट पड़ेगी तो ये करंट बनाएगा। अब हमको तो करंट दिखती तो है नहीं, तो हम ये करंट देखने के लिए एक डिवाइस यहाँ पर यूज करेंगे जिसका नाम होगा अमीटर। तो यहाँ पर हम एक ये तार को काट करके इसके सीरीज में यहाँ पर हम एक अमीटर लगा देंगे, ठीक है। इट मे बी अमीटर, इट मे बी मिली अमीटर, इट मे बी माइक्रोमीटर, वट एवर इट इज, जो भी आप यूज करना है आप यहाँ पर यूज कर लें। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि इसका इंडिकेटर, इसमें जो इंडिकेटर होगा वो आपको बताएगा कि लाइट जंक्शन पर पड़ रही है या जंक्शन पर लाइट नहीं पड़ रही है, ये आपको बताएगा। तो ये तो हमने कनेक्शन कर दिया। अब ये जो हमारी जंक्शन है, डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर में हम लाइट को पड़ना अलाउ करेंगे, लाइट। तो ये जो हमने यहां से बनाई हुई है, एरो बनाए हुए, ये सब क्या आ रहा है? तो आंसर है ये लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो कि जो लाइट होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में चलती है, पार्टिकल नेचर में चलती है। और लाइट जब पार्टिकल नेचर में चलती है तो उन पार्टिकल्स का नाम हमने क्या रखा? फोटॉन। तो लाइट के फोटॉन्स वहां से ऐसे आ रहे हैं, और वो लाइट के फोटॉन्स आएंगे, जंक्शन पर पड़ेंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो कनेक्शन आपको समझ में आ गई फोटो डायोड की? नहीं समझ आया? क्या किया बताइए फिर से, हमने एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फोटो डायोड में ऑलरेडी एन क्षेत्र पॉजिटिव, पी क्षेत्र नेगेटिव पोटेंशियल पर रहता है, और इनके बीच में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI डेवलप हुआ रहता है। अब हम इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, मींस पी रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और इस सर्किट के सीरीज में एक एम्पियर मीटर यहां लगा देते हैं, जो हमको अगर सर्किट में करंट फ्लो होगी तो हमको बताएगा, इसका इंडिकेटर चलेगा, अगर इंडिकेटर चलेगा हम जान जाएंगे करंट आ रही है। ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, वहां पर सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन, वो वाले एटम्स हैं, एटम्स जिसका अभी एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर नहीं निकला है, पूरा न्यूट्रल का न्यूट्रल एटम है, ठीक। ये एटम्स इस डिप्लेशन लेयर में है। पी क्षेत्र में कौन है? पी क्षेत्र में होल होंगे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी और होल्स माइनॉरिटी में होंगे। हमें उनसे मतलब नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं बनाया, ठीक। अच्छा, अब एक्शन क्या रहता है इसका? देखो यही चीज हमने यहां लिख दी है। मैंने लिखा फोटो डायोड में पीएन जंक्शन डायोड को उत्क्रम अभिनत रखा जाता है तथा पीएन संधि पर प्रकाश को आपतित होने के लिए अनुमत किया जाता है। जो पीएन संधि बनी हुई है, जंक्शन बनी हुई है, इसके इसी पर लाइट को आने के लिए हम अलाउ करते हैं। बैटरी के श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जंक्शन पर लाइट पड़ेगी तो अमीटर का इंडिकेटर हमको बताएगा। या हम लिख सकते हैं संधि पर लाइट पड़ने पर संधि पर
प्रकाश पड़ने पर एमीटर का संकेतक इंडिकेटर बोलते हैं। एमीटर का संकेतक संकेत करेगा। ठीक है, कैसे संकेत करेगा ये हमको देखना है। आप थोड़ा सा जरा इसका एक्शन समझिए, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे पूरा बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे ही हम यहां से इस पर लाइट पड़ने के लिए अलाउ करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर जो ये बनी हुई है, इस डिप्लेशन लेयर में सारे के सारे वो वाले आइटम है जिनका भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया है। जैसे ही ऊपर से लाइट पड़ती है, आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर ये एक एटम है जिसमें बाहरी कक्षा में ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अगर यहाँ बाहर कहीं से ऐसा लाइट आती है, बाहर कहीं से लाइट पड़ती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी जैसे ही बढ़ जाती है तो वो एटम को छोड़कर ऐसा क्रिस्टल में आ जाता है, बाहर लैटिस में आ जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस एटम पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ आई आपको कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर निकल के ऐसे बाहर खड़ा हो जाएगा। अगर ये बाहर चला जाएगा तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इस पर किस प्रकार का चार्ज है, नेगेटिव, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि ये एटम है, या आप कह सकते हैं ये कोटर बन गया, होल यहां पर बन गया। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव आयन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर आप कोई सुइटेबल अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें चला जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली थी अलग होते वक्त, जब ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे में फिर न्यूट्रल बंद कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो एनर्जी उसने अलग होने के लिए ली थी वो एनर्जी हमको लाइट के रूप में दे देगा। कुछ बात समझ में आई कि लाइट पड़ने से इसके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो बाहर हो गया। इस तरीके से ये जो बचा हुआ एटम है ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने कोई सुइटेबल अरेंजमेंट नहीं की तो ये बड़ी जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके फिर एक दूसरे में मिल जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जितनी एनर्जी लाइट फोटोन ने इनको दी थी वो आपको वापस कर देंगे, फोटोन के रूप में फिर निकाल देंगे एनर्जी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार जब इन पर लाइट पड़े और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा अलग हो जाए, फिर ये ऐसा वापस एक दूसरे से मिले नहीं, हम ये चाहते हैं। ये कुछ बात आपको समझ में आई? तो यहां पर लाइट ऐसे आती है, जंक्शन पर लाइट पड़ी, जंक्शन के आर पार ये जो डिप्लेशन लेयर हमारी बनी है, इस डिप्लेशन लेयर में सारे एटम्स पड़े हुए हैं जिनसे अभी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो जैसे ही ये लाइट इस पर पड़ती है आकर के एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट पड़ेगी तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला वो बड़ी जल्दी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, और एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज भी होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिले नहीं। दोबारा एक बार लाइट ने उनको अलग किया है, हमने लाइट दिया ताकि वो अलग हो जाए। अब अलग हो गए और अगर हम सुटेबल अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे और आपकी लाइट आपको वापस कर देंगे। ये हमारा काम नहीं बनेगा। फिर तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स और होल से एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, फिर वो एक दूसरे से मिले नहीं,
एक दूसरे से फिर वो मिल मत पाए, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज मत करें, हम ये चाहते हैं। उसके लिए ही हमने रिवर्स बायस जंक्शन को बनाया है। ऐसा करने से कैसे हम उनको दोबारा रिकम्बाइंड होने से रोक सकते हैं, बात समझ आई? कैसे रोक सकते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए। एक तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, हमने भी तो अपना प्लस एन में लगाया और माइनस पी में लगाया, तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा क्या होगी? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो एन से पी की ओर रहेगी। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र को अपोज करेगा, विरोध करेगा, या उसकी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। आप देखो, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और बाह्य वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। सो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोर्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमने 1 वोल्ट पर मीटर भी दे दिया और सिलिकॉन है तो ये 1.7 हो गया, हमने 2 दे दिया तो ये 2.7 हो गया, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फोटोन आया, यहाँ पर जो एटम था उस एटम के इलेक्ट्रॉन पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन को उसने ऐसा अलग किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अलग किया, ये एन क्षेत्र का ये पोर्शन कैसा है? पॉजिटिव, और पी क्षेत्र का ये पोर्शन कैसा है? नेगेटिव। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से अलग होंगे, ये एन क्षेत्र का रीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तुरंत खींच लेगा, और पी क्षेत्र का ये नेगेटिव पोटेंशियल कोटर को अपनी तरफ खींच लेगा। नहीं समझ में आई? अभी मैं यही तो बता रहा था ना आपसे कि एटम पर लाइट पड़ेगी, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर आप कुछ व्यवस्था नहीं करोगे तो ये फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये फिर आपस में रिकम्बाइंड हो जाएंगे। बट व्हाट वी वांट कि वो एक दूसरे से रिकम्बाइंड मत हो। इसलिए हमने लाइट डाला, लाइट डालते ही एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, उस इलेक्ट्रॉन को इस प्लस ने अपनी ओर खींच लिया और इस पॉजिटिव होल को इस नेगेटिव ने अपनी ओर खींच लिया। और क्या वो रिकम्बाइंड हो पाएंगे? अब नहीं हो पाएंगे। जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को इधर खींच दिया जाएगा, होल को इधर खींच दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या कर दिए गए? सेपरेट। उनको हमने चांस ही नहीं दिया, उनको हमने मौका ही नहीं दिया कि वो दोबारा एक दूसरे से रिकम्बाइंड हो सके, मौका ही नहीं दिया हमने उन्हें। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बताइए? इलेक्ट्रॉन को खींचकर कहाँ भेज दिया गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप रीजन में। और होल को खींचकर कहाँ भेज दिया गया? पी रीजन में। नहीं समझ में आई बात आपको? अब अगर इलेक्ट्रॉन एन रीजन में चला गया, देखो एन रीजन में ऑलरेडी मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे, पहले से ही थे। पी क्षेत्र के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी में होल्स थे, लेकिन लाइट के पड़ने से और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र को मिले और पी क्षेत्र को और अतिरिक्त एक्स्ट्रा एडिशनल होल्स मिले, इसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स मिले। हालांकि मैंने बताया कि एन क्षेत्र में ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, और पी रीजन में ऑलरेडी मेजॉरिटी में पॉजिटिव होल्स होते हैं, लेकिन लाइट के पड़ने से इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए जो कि इसमें पहले नहीं थे। बात समझ आ गई? अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन प्लस के द्वारा क्या किए जाएंगे? अट्रैक्ट। और ये बैटरी का प्लस लगा हुआ है, ये बैटरी का प्लस लगा है तो ये टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव। ये टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एडिशनल यहाँ से निकल के यहाँ भेज दिए गए, तोड़ करके खींच करके, ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते प्लस के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे। प्लस जब इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर इसके अंदर से ऐसा चल के बैटरी के प्लस में एंटर कर जाएंगे। और इस तरीके से
बाह्य परिपथ में आप देखिए इलेक्ट्रॉन चलने लगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, मीन्स चार्ज पार्टिकल इज मूविंग and the motion of charged particle is known as electric current. So electric current is forming here. इलेक्ट्रिक करंट यहां पर लगातार बन रही है, बात देख रहे हैं आप। और जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से एटम टूटा, एटम टूटे, इलेक्ट्रॉन होल फिर से एक दूसरे को रिकम्बाइंड करें, हमने मौका ही नहीं दिया, ऐसा वोल्टेज लगाया, तुरंत उनको सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में, होल्स पी रीजन में भेज दिए गए। एन रीजन क्योंकि प्लस से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन सब यहां चले जाते हैं। और अगर बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ तो धारा बहना शुरू हो गई। इधर होल्स का क्या होता है, होल्स यहां से ऐसा यहां तक आता है, बाह्य परिपथ में होल नहीं चलता, बाह्य परिपथ में केवल और केवल चलना किसका काम है, इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही एक होल यहां पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, क्यों पहुंचेगा यहां, होल्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, कोटर एक धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की तरफ जाएगा ही ये अट्रैक्ट होके। अब जैसे ही एक होल यहां पर पहुंचता है, आप जानते हैं यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन देखा कि यहां पर एक प्लस आया, तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जाके उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बस हो गया। अब आप ध्यान से देखें, इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर कौन चल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां होल चल रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के बाहर की बात करिए तो यहां कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और यहां से भी कौन चल के ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का आवागमन स्टार्ट हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, इस मींस क्या बन रही है, करंट। वो करंट बन रही है, नहीं बन रही है, कम बन रही है, ज्यादा बन रही है, कितनी बन रही है, वो करंट हमको तो ऐसे दिखेगी नहीं। सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट वी हैव यूज्ड एम्पियर मीटर हियर, हमने एक एमीटर यहां पर लगाया हुआ है। जैसे ही सर्किट में करंट आएगी, ये एम्पियर मीटर का इंडिकेटर हमको बताएगा। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिए, ये पोर्शन बाई चांस हमको नहीं दिखता, नहीं दिखता, क्यों, ये हम ऊपर छत में लगा के आए और हम यहां नीचे बैठकर केवल ये देख रहे हैं अमीटर। अब अगर इसका इंडिकेटर ऐसे चला, इसका मतलब अमीटर में करंट आई, अमीटर में करंट अगर फ्लो हुई, इसका मतलब क्या है, लाइट वहां पड़ी। बात समझ आ रही है? क्योंकि लाइट नहीं पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो यहां नहीं आएंगे। तो अगर अमीटर में जरा सा भी करंट फ्लो होगी, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि लाइट आ रही है। अमीटर में करंट नहीं बन रही है, इसका मतलब लाइट नहीं आ रही है। तो आप घर के भीतर इस डिवाइस को आप ऐसा छत में लगाइए, खुले में बाहर लगा दीजिए इसको, और ये वाली चीज वायर लाके अमीटर लेके आप घर के भीतर, कमरे के भीतर, रजाई के भीतर आप ऐसा लेटे रहें, इसको देखते रहिए, ठीक है। अगर इसका इंडिकेटर जरा सा भी ऐसे हिल जाए, चल जाए, अब आप क्या समझ जाना, करंट आ गई। और करंट क्यों आएगी, क्योंकि वहां लाइट पड़ी, तो समझ जाना कि उजाला हो गया और फिर तैयार होना शुरू कर देना, ठीक है। सॉरी, ये बात सभी को समझ में आई कि कैसे वर्क करेगा आखिरकार, नहीं समझ आया? अच्छा, अब ये करंट कितनी बनाएगा, इसके लिए हमने इसका एक ग्राफ भी बनाया है, देखिए। क्योंकि यहां पीएन जंक्शन को हमने यूज कैसा किया है, रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन को हमने कैसे यूज किया है, रिवर्स बायस में यूज किया है। तो हमने इसका एक ग्राफ बनाया, और रिवर्स बायस में आप जानते हैं ग्राफ कैसा बनता है, पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर चुके। जैसे क्या आप बता सकते हैं, ग्राफ में इधर की तरफ हम का एक कौन से अक्ष लेते हैं, इधर हम लेते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, याद करिए थोड़ा सा,
इधर हम लेते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, इसमें हम लेते हैं फॉरवर्ड करंट, इसके बाद इधर हम लेते हैं रिवर्स करंट। अगर आपने जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाया है तो जो करंट फ्लो होगी वो इधर बनाएंगे, और इधर हम लेते हैं रिवर्स वोल्टेज। ग्राफ आपने क्योंकि रिवर्स बायस का बनाया है तो इसमें भी आप देखेंगे जब आप ग्राफ बनाएंगे, आपने लाइट डाली बाय चांस, क्योंकि लाइट में हम प्रकाश की तीव्रता को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने माना सबसे पहले हमने जो प्रकाश डाला वो I1 तीव्रता का प्रकाश डाला, I1 इंटेंसिटी की लाइट हमने डाली। I1 इंटेंसिटी की लाइट डाली तो हम क्या देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ी सी करंट इंक्रीज हुई और इसके बाद करंट का इंक्रीज होना बंद हो गया। कैरेक्टरिस्टिक आपने बनाए हैं, आप जानते भी हो, ठीक है। तो इतनी सी करंट मुझे मिली, इतनी करंट मिली किस तीव्रता का प्रकाश डालने से? I1 तीव्रता का प्रकाश आपतित करने से। क्यों ऐसा हो गया? इसका रीजन हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको समझा चुके। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब हमने I1 तीव्रता का प्रकाश डाला तो बाई चांस यहां पर 100 एटम्स ब्रेक हुए, टूटे। अगर 100 एटम्स ब्रेक हुए तो 100 इलेक्ट्रॉन्स बने, 100 इलेक्ट्रॉन बने तो हमने वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू किया, रिवर्स वोल्टेज। हमने वोल्टेज किया 0.1 वोल्ट, हमने देखा 10 इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिए। हमने रिवर्स वोल्टेज को कर दिया 0.5 वोल्ट, अब हमने देखा कि 50 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना स्टार्ट हो गए, करंट बढ़ रही है, पहले 10 से 50 हो गए। अब हमने 0.8 वोल्ट कर दिया, हमने देखा कि 80 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू हो गए, करंट और इंक्रीज हो गई। हमने 1 वोल्ट कर दिया, 100 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू हो गए। हमने 2 वोल्ट कर दिया, अभी भी 100, 3 वोल्ट कर दिया, अभी भी 100। तो ये वो वाला पोर्शन है, देखो इस वोल्टेज तक तो करंट बढ़ी, इसके बाद इतना कर दो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, करंट नहीं बढ़ रही है। क्यों करंट नहीं बढ़ रही है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इनसाइड द जंक्शंस आर यूज्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए जा चुके हैं? यूज किए जा चुके हैं। अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उतने ही इलेक्ट्रॉन बने ही थे, इसलिए आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट विल नॉट इंक्रीज, करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने यहां से एक बल्ब और जला दिया, या हमने तीव्रता बढ़ा दी, 100 वाट की जगह 500 वाट का बल्ब हमने लगा दिया। 100 वाट से 500 वाट का बल्ब लगाने से क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। अब हम क्या देखते हैं, जब दोबारा हम ग्राफ बनाने गए तो हमने देखा ऐसे करंट बढ़ी इतनी तक और फिर करंट सैचुरेट हो गई। इस बार पहले हमको केवल इतनी करंट मिलती थी, अब हमको इतनी करंट मिल रही है, लेकिन वो करंट भी एक निश्चित वोल्टेज के बाद क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाती है। फिर आप 1 2 3 4 5 वोल्ट करते रहो, करंट नहीं बढ़ती, ग्राफ नीचे नहीं जाता, वो ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा क्यों हो गया? अब आप समझ रहे हैं क्यों हुआ होगा, बताइए। इंटेंसिटी बढ़ाने से 200 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे। पहले I1 इंटेंसिटी पर कितने इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। I2 इंटेंसिटी लाइट की कर देने से 200 रिलीज हुए होंगे। तो शुरुआत में 200 तक मैक्सिमम हुई करंट, और इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 करते जाओ, करंट नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 200 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं इस समय। समझ आया? और एक बल्ब जला दो, 1000 वाट का बल्ब लगा दो, 1000 वाट का बल्ब लगा दिया तो हमने क्या बढ़ा दिया? इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? हमने फिर उसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि करंट यहां तक ऐसे बढ़ी और बढ़ने के बाद फिर क्या हो गई? सैचुरेट हो गई करंट। ऐसे तीव्रता बढ़ाते जाइए तो करंट शुरुआत में बढ़ती थी और एक निश्चित करंट आने पर करंट सैचुरेट हो जाती है। इस तरीके से इसका ग्राफ आपको मिलता है। बात समझ आई आपको?
और ये अब करंट शुरुआत में क्यों बढ़ती है अब आपको पता लग गया। जितनी कम इंटेंसिटी उतने कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी होने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनते हैं, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेंगे तो करंट का फॉर्मूला होता है I = NeAVD। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, करंट ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद आप कुछ भी वोल्टेज कर दो फिर करंट नहीं बढ़ती। समझ आ गया। अब आप जानते हैं हमने क्या चालाकी की, करंट यहां पर बढ़ रही है, करंट यहां पर बढ़ती है। ध्यान से देखिए, तीव्रता बढ़ाने से करंट बढ़ जाती है। ठीक, एक बात हमको समझ में आई। हमने ये जो बैटरी यहां पर लगी है, आप जानते हैं हम इसका वोल्टेज कितना रखते हैं, हम इसका वोल्टेज कितना रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीव्रता बढ़ रही है तो भी देखो करंट बढ़ रही है। I1 तीव्रता पर इतनी करंट मिलती है, I2 तीव्रता पर इतनी करंट, I3 तीव्रता पर इतनी करंट, और I4 तीव्रता पर इतनी करंट हमको मिलती है। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू क्या होते जा रही, देखो आप, बढ़ रही है। दूसरी चीज, शुरुआत में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो इतने वोल्टेज पर, अगर मैं पूछूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं पूछूं कि इस वोल्टेज पर और I4 तीव्रता की करंट कितनी है, इस वोल्टेज पर I4 तीव्रता की करंट कितनी है, तो आप यहां सामने आओगे, I4 तीव्रता की करंट इतने के बराबर है। देखो यहां ग्राफ आ रहा है उस जगह पर। अगर मैं पूछूंगा इस वोल्टेज पर मुझे I3 तीव्रता की करंट बताओ, तो इसके सामने आइए आप, और यहां पर पड़ेगा, इतनी करंट मिलेगी आपको। देख रहे हैं आप। या मैं पूछूंगा फिर से, इस वोल्टेज पर I4 तीव्रता की करंट, तो इस वोल्टेज पर I4 तीव्रता की करंट इतनी है, और इस वोल्टेज पर I4 तीव्रता की करंट इतनी मिल रही है आपको। देखा आपने। तो एक ही तीव्रता होने पर वोल्टेज बदलने से भी करंट का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ग्राफ में ये चीज आप देख सकते हैं, देखने को मिल रही है आपको। समझ नहीं आई ये चीज, आ रही है समझ में? फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं, और प्लीज इसे और भी अच्छे से देखें। I4 प्रकाश की तीव्रता पर कौन सा ग्राफ बनाया गया है, ये वाला, ये वाला तो आया। अब मैं केवल I4 की बात करूंगा। ठीक, इस वोल्ट पर बताइए I4 तीव्रता की कितनी करंट है। तो हम इस ग्राफ इसको नीचे लेके जाते रहे, हमने देखा यहां पर उसने काट दिया इसको। तो I4 तीव्रता की लाइट डालने पर, इतना वोल्टेज रखने पर बैटरी का, इतनी करंट हमको मिल रही है। यही तो मीनिंग निकला इसका। आप I4 तीव्रता ही रखिए, तीव्रता नहीं बदल रहे, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाइए। वोल्टेज बढ़ा के इसके बजाय इतना कर दिया हमने। अब जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये यहां पर जाके इसको काटता है ग्राफ को। इसका मतलब है तीव्रता I4 ही है, कम वोल्टेज पर कम करंट, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर ज्यादा करंट, क्योंकि एक निश्चित वोल्टेज के बाद सैचुरेट होगी ना वो तो, पर शुरुआत में तो करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट दो तरह से बढ़ती है, करंट दो तरह से बढ़ती है। एक तो तीव्रता बढ़ाने से भी बढ़ती है, और दूसरा वोल्टेज बढ़ाने से भी बढ़ती है। वोल्टेज बढ़ाने से सिर्फ शुरुआत में बढ़ती है, ये बात अलग है, लेकिन करंट दो कारणों से बढ़ रही है, कंफर्म। एक रीजन करंट के बढ़ने का कौन है, तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। दूसरा करंट बढ़ने का रीजन कौन है, वोल्टेज। भले वोल्टेज की वजह से शुरुआत में बढ़ती है, बस बाद में सैचुरेट हो जाती है, लेकिन बढ़ती तो है ना। ठीक, तो करंट के इंक्रीज होने के कितने तरीके हुए, दो। या तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दो, और या तो फिर क्या करो, वोल्टेज बढ़ाओ। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हमने ये दो में से एक रीजन को जड़ से खत्म ही कर दिया, झंझट ही खत्म कर दिया हमने उसका। किसका, वोल्टेज वाला झंझट। क्यों, हमने बैटरी को वोल्टेज दे दिया, ऐसा वोल्टेज दिया जो सैचुरेशन रेंज का वोल्टेज होगा। मतलब हम इतना इतना
इतना इतना वोल्टेज उसको नहीं देते। हम बैटरी का वोल्टेज इतना रख देते हैं, इतना। ध्यान से देखिएगा मेरी बात, हम बैटरी का वोल्टेज इतना कर देते हैं। अगर आप बैटरी का वोल्टेज इतना कर दोगे तो शुरुआत में मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक के वोल्टेज में करंट वोल्टेज से प्रभावित होती थी, इतने तक में। देखो ना, इतने ग्राफ तक में, यहां तक में, इसके इधर तक वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट क्या होती थी, लेकिन इसके बाद तो वोल्टेज से प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने अपनी इस बैटरी का वोल्टेज सैचुरेशन रेंज पर कोई भी वोल्टेज रख दिया। बाय चांस ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, ये 5, तो हमने 3 वोल्ट रख दिया अपनी बैटरी का वोल्टेज। 3 वोल्ट पर उसको फिक्स कर दिया बिल्कुल। अब हम ना उसको बदलेंगे, ना हम उसको कम करेंगे, ना हम उसको ज्यादा करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर वोल्टेज इतना रख दिया है आपने, तो यहां पर वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगी क्या? नहीं। वोल्टेज कम करने से करंट कम होगी क्या? नहीं। इतना वोल्टेज दे देने से करंट वोल्टेज पर निर्भर करना बंद कर देगी। देख लीजिए ना, अब ग्राफ में पता लग रहा है। तो हमने इसको ऐसा वोल्टेज दिया कि करंट वोल्टेज पर डिपेंड करना बंद कर दे। वोल्टेज बढ़ा दे तो भी करंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वोल्टेज कम कर दे तो भी करंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये वाला वोल्टेज हमने बैटरी का सेट कर दिया। अब करंट को किससे इफेक्ट नहीं होता, वोल्टेज से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी करंट को किससे प्रभाव पड़ता है? इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी I1 से I2 हो जाएगी, करंट यहां से इतनी हो जाएगी। इंटेंसिटी I2 से I4 हो जाएगी, करंट इतनी बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज पर निर्भर नहीं कर रही है, अब तीव्रता पर डिपेंड कर रही है। तो हमने देखा इतनी करंट आ रही है अमीटर में, क्या समझ गए आप? तीव्रता कौन सी है? I4। हमने देखा कि करंट इतनी सी आ रही है, कौन सी तीव्रता है? I1। हमने देखा करंट इतनी सी आ रही है, I3 तीव्रता है। मतलब अब कम और ज्यादा तीव्रता के बारे में बताइए। हमने देखा हमारे सर्किट में इतनी करंट आ रही है, रजाई के भीतर बैठे हैं और इतनी करंट आपको मिल रही है, तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है ना, यानी कि लाइट बड़ी जोर से बाहर आ रही है, पड़ रही है जंक्शन पे। और हमने देखा लाइट करंट इतनी आ गई, तीव्रता और ज्यादा हो गई। हमने देखा करंट इतनी आने लगी, तीव्रता कम हो गई, बादल आ गए। बादल आ गए होंगे तभी तो तीव्रता कम हो गई, सनलाइट से जो लाइट आ रही थी। नहीं समझ आया? आ रहा है समझ में? तो करंट इतनी आ रही है, बताइए, तीव्रता ज्यादा है, करंट बढ़ गई, तीव्रता और ज्यादा हो गई, ऊपर में जो लाइट पड़ रही है वो और ज्यादा इंटेंस हो गई। करंट इतनी आ गई, तीव्रता और ज्यादा हो गई, करंट इतनी आने लगी, तीव्रता कम हो गई। या तो कोई उसके पास से गुजरा होगा तो उसमें परछाई पड़ी होगी, या तो आसमान में बादल आ गए तो लाइट कम हो गई। तो आप अपने घर के भीतर, कमरे के भीतर, रजाई के भीतर बैठ करके ये सब पता लगा सकते हो कि बाहर बादल आ गए और लाइट कम हो रही है, लाइट ज्यादा हो रही है। यू कैन डिटेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज फोटोडायोड। अब आप मुझे बताएं, क्या ये चीजें आपको समझ में नहीं आई? फिर से अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज एक बार क्लियर कर दे कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है? 2 बातों पर, एक वोल्टेज पर और दूसरा तीव्रता पर। वोल्टेज का इफेक्ट शुरुआत में थोड़ी देर तक केवल रहता है, इसके बाद वोल्टेज का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई। अब इन 2 चीजों में से हमने एक चीज को क्या कर दिया? कांस्टेंट। कौन सी चीज कांस्टेंट कर दी? वोल्टेज। और वोल्टेज को भी ना ऐसी जगह पे कांस्टेंट किया जाके हमने जहां से वो अपने आप को कम ज्यादा नहीं कर सकता, फिर यहां जाके कांस्टेंट कर दिया। अगर हम यहां कर देते कांस्टेंट उसको तो थोड़ा सा वोल्टेज कम होता, ज्यादा होती, करंट इंक्रीज हो जाती, डिक्रीज हो जाती। तो यहां पर हमने उसको मौका ही नहीं दिया।
हमने बोला बेटा तुमको हम यहां लेके जाएंगे, तो हमने बैटरी का वोल्टेज यहां सेट कर दिया। अब यहां सेट कर दिया तो एक चीज से करंट की डिपेंडेंसी हमने बिल्कुल खत्म कर दी, और वो था वोल्टेज। वोल्टेज जब हमारी करंट को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो अब हम जानते हैं दैट वोल्टेज कांट इफेक्ट द करंट फ्लोइंग इन अमीटर। अब हम जानते हैं अब करंट को अगर कोई इफेक्ट कर सकता है तो कौन? लाइट की तीव्रता। अब अगर अमीटर में अमीटर की सुई 0 पर है, 0 से 1 पर आ गई, इसका मतलब लाइट पड़ रही है। 0 से 4 पर आ गई, लाइट और ज्यादा पड़ रही है। 4 से 6 पर आ गई, लाइट और ज्यादा पड़ रही है। 6 से 3 पर आ गई, लाइट कम हो गई। बस, तो क्या देखेंगे? अमीटर देखेंगे, और पता किसका लग जाया करेगा? लाइट का पता लग जाया करेगा। बस, दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। तो हमने यहां लिख रखा है वर्किंग, पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, जो वैसे हमने जो यहां पर बताया वही हमने यहां छपाई कर दी है। बस देखो, जैसे ही पीएन संधि पर प्रकाश फोटोन आपतित होता है, प्रकाश फोटोन पीएन जंक्शन पर पड़ता है, वह अवक्षय परत में स्थित किसी परमाणु को अपनी ऊर्जा दे देता है। लाइट आई, परमाणु था, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक क्वार्टर युग्म मुक्त होता है। युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक क्वार्टर का जोड़ा अलग हुए। अब जरूरत है उसी समय खींच लो इनको। अगर उस समय नहीं खींचा तो क्या होगा? फिर आपस में रिकंबाइंड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर परस्पर पुनः संयोग करें, दोबारा एक दूसरे से रिकंबाइंड हो, इससे पहले अवक्षय परत के आर पार वैद्युत क्षेत्र उन्हें अलग अलग कर देता है। नहीं समझ आए? इस प्रकार एन क्षेत्र में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्वार्टर उत्पन्न हो जाता है, जो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मुक्त हो गए, और ये सर्किट में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह कर सकते हैं। एक उचित उत्क्रम वोल्टेज पर जब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एक उचित उत्क्रम वोल्टेज आने पर परिपथ में धारा का मान कैसा हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा संतृप्त हो जाती है। हम ये देख रहे थे, तो हमने चालाकी कर दी। क्या? अब यदि संधि पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो दूसरी संतृप्त धारा प्राप्त होती है। मतलब तीव्रता को अगर आप बढ़ा दोगे, I1 से I2 कर दोगे, तो दूसरी वाली संतृप्त धारा अब आपको मिलने लगेगी, थोड़ी ज्यादा वाली। बैटरी के वोल्टेज को देखो क्या किया हमने, बैटरी के वोल्टेज को संतृप्त धारा परिसर के किसी वोल्टेज के लिए सेट कर दिया जाता है। संतृप्त धारा का ये रेंज है, इस रेंज में कोई वोल्टेज आप बैटरी को सेट कर दीजिए। जहां परिपथ में हमको ये रिलेशन मिलना शुरू हो जाता है। क्या रिलेशन मिलने लगता है? वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा, धारा ज्यादा, तीव्रता कम, धारा कम। और अगर हम वोल्टेज को यहां सेट ना करते, वोल्टेज को यहां रखते, तो हमें यह पता नहीं चलता कि ये करंट जो बदल रही है, ये वोल्टेज की वजह से बदल रही है कि तीव्रता की वजह से बदल रही है। तो वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया, अब पक्का है कि ये करंट अगर बदल रही है तो तीव्रता की वजह से बदल रही है। तो इस तरह से हमने फोटोडायोड को बनाया, उसकी स्टडी की। अब क्या आपको ये सारी चीजें समझ आ गई? तो ये क्या था? ये हमने पढ़ा फोटोडायोड। अभी भी फोटोडायोड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, तो अब आप सोचेंगे अब क्या बचा फोटोडायोड में? आंसर है अभी फोटोडायोड के एप्लीकेशन बचे, कि जो फोटोडायोड इसको आप यूज कहां करेंगे। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, और इनको अब हम स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम फोटोडायोड में इतना ही रखते हैं, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।